नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग बीपीएससी के लिए करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और ये जो करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं ये आपका जुलाई 2025 का कवर कर रहे हैं। तो एमसीक्यू के आधार पर संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। टोटल 28 या 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने बनाया है, जितना भी करंट अफेयर्स इससे जुड़ा हुआ था उस महीने से रिलेटेड। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैंने अच्छा खासा रखा हुआ है। जैसे 71 बीपीएससी में पैटर्न को थोड़ा सा बदला हुआ हम लोगों ने देखा, उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने वाले प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता अधिकतम 3 माह के लिए प्रदान की जाएगी। फिर जो रीज़न दिया हुआ है, ये अतिरिक्त सहायता प्रवासन से जुड़ी अतिरिक्त लागत जैसे आवास या यातायात को कवर करने के उद्देश्य से दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले ना आप ये वीडियो को रोक करके क्या करिएगा कि सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा कि क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। तो हाल ही में क्या हुआ था कि जो बिहार के कैबिनेट है उन्होंने कुछ प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दिया था और इस योजना का जो उद्देश्य था रोजगार क्षमता में सुधार करना, सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कदम सरकार ने उठाई थी। तो इसमें से एक तो है युवा इंटर्नशिप, जिसमें से वित्तीय सहायता दिया जाएगा। उसके बाद कलाकारों के लिए जो है पेंशन योजना शुरू किया और साथ में जो पुनौरा धाम है उसके लिए सरकार ने बजट का मतलब रुपये का आवंटन किया, जिससे इसका विकास किया जा सके। तो जिसमें से पहला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है ना। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है, तो 18 से 28 वर्ष के जो भी युवा है वो इसके लिए पात्र होंगे और इसके माध्यम से सरकार क्या करेगी कि कौशल प्रशिक्षण देगा और ये वही कर सकते हैं जो 12वीं मतलब कक्षा 12वीं से स्नातक को योग्यता रखते हैं। और इंटर्नशिप में क्या है, जैसे जो 12वीं पास किया हुआ है उसको 4,000 रुपये और जो आईटीआई या डिप्लोमा धारक है उसको 5,000 रुपये, या फिर स्नातक या स्नातक कोर जो है उसको 6,000 रुपये। और इसी में अगर आप क्या करते हैं कि अपने ज़िले से बाहर दूसरे ज़िले में आप प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त 2,000 रुपया दिया जाएगा। और आप अपने स्टेट से मतलब अपने स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में आप जाते हैं तो फिर वहाँ पर अतिरिक्त आपको 5,000 रुपया दिए जाएंगे अतिरिक्त सहायता। और ये जो है 3 माह के लिए मिलेगा। ठीक है, 3 माह के लिए मिलेगा। तो ये है आपका मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। और ये जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा यहाँ से। और इसका जो उद्देश्य है मतलब वित्त वर्ष जो 2025-26 है उसमें जो है उस 2025-26 में 5,000 युवाओं को सहायता प्रदान करना है और अगले 5 वर्ष यानी कि 26-27 से लेकर अगले 5 वर्ष जो है 1 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचाना है। ठीक है, तो ये था आपका मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में। चलिए अब आप इसको उत्तर का आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ये बोथ आर ट्रू, दोनों सही है। और आर ये जो रीजन है ये इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, त्रिसंकल्प आईएएस। ये जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कि बिहार से बाहर काम करने वाले प्रशिक्षकों को 5,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और अधिकतम 3 माह के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया।
और आर सही है, क्यों? क्योंकि ये ए का व्याख्या करता है और प्रवासन के दौरान अतिरिक्त खर्च जैसे किराया और यातायात को ध्यान में रखते हुए यह सहायता डिजाइन किया गया है। एलिमिनेशन टेक्निक भी है, आप कैसे कर सकते हैं तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर आपको पता चल गए। चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु के कलाकार जिनकी वार्षिक आय 1.2 लाख रुपये से कम है को 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। दूसरा है कि इस योजना के लिए पात्रता हेतु कलाकार का न्यूनतम 15 वर्षों तक शास्त्रीय या दृश्य या प्रदर्शन कला में संलग्न होना अनिवार्य है। तीसरा है कि यह योजना केवल बिहार के मूल निवासी कलाकारों तक सीमित है, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही हो। केवल एक एंड दो, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो देखिए सबसे पहले ना आप वीडियो को पॉज करिए और आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, फिर आपको उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना क्या है? मंत्रिमंडल ने क्या किया है, कम से कम जो 10 वर्ष है ना, 10 वर्ष जिनके पास शास्त्रीय या दृश्य या प्रदर्शन कला में जो संलग्न है उसके लिए यह योजना लाया गया या उसके लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 वर्ष है ना, तो 15 वर्ष लिखा है, जबकि है कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो ऐसे में तो आप ऑप्शन 2 क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लिए पात्र कलाकार जिनकी आयु 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख से कम, 1.5 लाख नहीं 1.2 लाख से कम है, उसको 3,000 रुपया मासिक मिलेगी। और यह योजना किस लिए लाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा कि उद्देश्य इसका है कि बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको क्या करना, संरक्षित करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है सभी सही कथनों का चयन करें, तो एक सही हो जाएगा, 50 वर्ष के आयु 1.5 लाख रुपये से कम उसे 3,000 रुपया दिएगा। 2 गलत हो जाएगा, 2 गलत होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या अवस्था है, सिर्फ केवल एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लिखा गया है कि दूसरा दिया है कि यह योजना केवल बिहार के मूल निवासी कलाकारों तक सीमित है, तो नहीं, ठीक है, ये स्टेटमेंट 3 भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया, देखिए ऑप्शन 3 गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया केवल मूल निवासियों तक सीमित है, केवल आय और आयु सीमा का उल्लेख है उसमें, ठीक है। कोई ये नहीं स्पेसिफिक रूप से बोला गया है कि बिहार के निवासियों के लिए। 2 भी गलत है, देखिए क्यों, क्योंकि 10 वर्ष से संलग्न होना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट में कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूची यानी कि योजना और पहल है उसका उद्देश्य उसको सुल में क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ये तो मैंने आपको बता दिया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 से 28 वर्ष युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान इजाफा, तो इसका एक का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक का आंसर 2 हो जाएगा। फिर देखिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ये भी बता दिया अभी आपको, ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष से कला में जो संलग्न हो, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। पुनरोधाम विकास परियोजना, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आगे इसके बारे में मैंने MCQ बनाया हुआ है, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सरकार ने ये इतना रुपया का आवंटन किया हुआ है, तो सी का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, सी का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और कारखाना नियमावली जो ये बचा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 28 वर्ष कलाकार के लिए 10 वर्ष का अनुभव, सी इतना करोड़ का, यहाँ पर क्या करना है, तो सीता जन्मस्थल को प्रबंधित करना है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके विकास के लिए सरकार ने बजट आवंटन किया है, ठीक है। कारखाना संशोधन क्या गया है, इसमें खतरनाक श्रेणी में महिला गर्भवती को छोड़ करके अब सभी महिलाएं उसमें क्या कर सकती है, काम कर सकती है, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ये आपको लाभान्वित करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, आप सबसे पहले ना क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करते हुए आपको क्या करना है, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में बतानी है, फिर आपको यहाँ पर आंसर पता चल जाएगा, ठीक है।
तो देखिए अब जो है क्वेश्चन, बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949। तो इस एमसीक्यू को कवर करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 क्या है। तो हुआ क्या था कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में जो इसकी जो ये बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 है, इसके संवैधानिकता को चुनौती दिया गया। और किसके तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने से मना कर दिया। तो इसी कारण से ये न्यूज में है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बौद्ध गया मंदिर अधिनियम क्या है? तो ये जो मंदिर है, महाबोधि मंदिर जो है, उसके प्रशासन को नियंत्रित करता है और उचित प्रबंधन क्या करता है? सुनिश्चित करता है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। और जो है भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 में इसने क्या किया? तो हिंदू और बौद्धों के बीच साझा प्रबंधन की शुरुआत करी, ठीक है। तो यहाँ पर एक दोस्त याद रखिएगा, एक तो हिंदू और साथ में बौद्ध, दोनों क्या करते हैं? साझे तरीके से इसका प्रबंधन करते हैं स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। और मंदिर का प्रशासन हो गया, जैसे कि जो इसका पवित्र स्थल है उसका संरक्षण करेगा, उसका रख रखाव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो महाबोधि मंदिर है, इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे बोधि वृक्ष है, उसके बाद ब्रजासन है, ठीक है, और कई सारे पवित्र संरचनाएं हैं जिसका प्रबंधन ये लोग करेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो महाबोधि मंदिर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। महाबोधि मंदिर के बारे में तो क्या है कि ये अशोक के टाइम पे, ठीक है, अशोक के टाइम पे, कौन सा? तो 3rd शताब्दी में, ठीक है, 3री शताब्दी पूर्व में इसको बनवाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। और यह बिहार के कहाँ पर है? याद रखना है आपको, बिहार के बौद्ध गया में, ठीक है, बौद्ध गया में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यह मतलब ऐसा माना जाता है कि यह जो स्थान है यह गौतम बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये पाल कला, ठीक है, पाल कला के दौरान ये विकसित हुआ है, बौद्ध स्थल बना। और जो चीन का एक यात्री था हैंसांग, है ना, जो कि 629 में भारत आया हुआ था, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की हुई है, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर इसका भ्रमण किया था। फिर जैसे 13वीं शताब्दी आती है, तो 13वीं शताब्दी में क्या होता है कि मुस्लिम आक्रमण होता है। तो मुस्लिम आक्रमण में एक व्यक्ति थे बख्तियार खिलजी, ठीक है, वो आक्रमण करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 3री शताब्दी के बाद जो मंदिर है उत्तर गुप्त काल में देखते हैं कि इसका निर्माण होता है, यानी कि 5वीं 6ठी शताब्दी में, ठीक है, 5वीं 6ठी शताब्दी में जो उत्तर गुप्त काल होता है उस समय पर इसका निर्माण शुरू होता है। और यह पूर्ण रूप से जो ईंट से बना हुआ है, ठीक है, ईंट से, याद रखना है आपको, ईंट से बना हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 1590 में यहाँ पर जो हिंदू भिक्षु ने मठ की स्थापना किया, ठीक है, मठ की स्थापना करी, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और इसको हिंदुओं को सौंप दिया गया। अगर इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें, वास्तुकला या फिर इसका बोल सकते हैं विशेषता, तो इसमें आपको शिखर मिल जाएगा, ब्रजासन मिल जाएगा, चैत्य मिल जाएगा, आंवला कलश, गड़ी हुई कटघरा, है ना, बुद्ध की छवि भी आपको देखने को मिलेगा। इसी मंदिर परिसर के भीतर 7 पवित्र स्थल है जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद से 7 सप्ताह के ध्यान का याद दिलाता है, जिसमें से शामिल है अनिमेष लोचन चैत्य, कमल तालाब और अजपाल निग्रोध वृक्ष, ठीक है। अब महाबोधि मंदिर परिसर में क्या क्या है? महाबोधि मंदिर परिसर को एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, यूनेस्को के विश्व जो धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखेंगे। और साथ में जो मंदिर के बाहर स्थित है कमल तालाब, ये भी पवित्र है। और ये स्थल मन्नत स्तूपों से घिरा हुआ है और सुरक्षा के लिए कई गोलाकार घेरावों से अच्छी तरह से बनाया गया है इसको, ठीक है। अब ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हम लोग बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बुद्ध, अब बुद्ध के बारे में आपको पता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है ये, है ना। और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था,
वैशाख पूर्णिमा था उस टाइम पे, जो कि लुम्बिनी अब नेपाल में पड़ता है। और कौन से वंश से संबंधित था? शाक्य क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पिता जो थे वो कौन थे? सुशोधन कपिलवस्तु के राजा थे। और इनकी माता जो केकल्या गणराज्य की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था? महामाया। और इनकी माँ की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो पालन पोषण इसकी सौतेली माँ और चाची जो महाप्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध ने शाक्य वंश की राजकुमारी यशोधरा से शादी किया और इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल था। 29 वर्ष के आयु में ये क्या होते हैं? घर से बाहर निकलते हैं और 4 दृश्य देखते हैं। एक ये घटना आपको भी पता होगा ना, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक तपस्वी, जिस कारण से ये अपना जो शाही जीवन था उसको त्याग करके एक तपस्वी जीवन को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। इनका जो पहला शिक्षक था, नाम याद रखेंगे, ये क्या था? अलारा कलामा। ठीक है, पहला शिक्षक क्या था? अलारा कलामा। ठीक है, अलारा कलामा। और उन्होंने ही इसको क्या किया? ध्यान का तकनीक सिखाया। और बाद में इसके जो शिक्षक थे उद्राक रामपुत्र से उन्होंने क्या किया? शिक्षा लिया था। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया, जो कि निरंजना नदी के पास में है। वहाँ पर पीपल पेड़ के नीचे ध्यान करने के बाद 49 दिनों तक इन्होंने क्या किया? ध्यान किया। उसके बाद इसको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो इसको ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। ठीक है, और उसके बाद जो है बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, कहाँ पर दिया हुआ था? सारनाथ में। सारनाथ में भी कहाँ? तो वहाँ पर एक पार्क है, उसका नाम है हिरन पार्क। ठीक है, हिरन पार्क में इन्होंने क्या किया था? उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया हुआ था। 5 शिष्य को दिया था पहली बार, और जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म का चक्र परिवर्तन, इस नाम से इसको जाना जाता है। बुद्ध का जो निधन है 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण, यानी कि अंतिम निर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए, अगर इतना चीज़ आप जान गए तो अब आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए, यह अधिनियम महाबोधि मंदिर के प्रशासन को नियंत्रित करता है और भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं और बौद्ध के बीच साझा प्रबंधन की शुरुआत करता है। जैसा कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेनेशन किया था अभी आर्टिकल, मतलब इसके बारे में मैंने बताया, तो उसके अनुसार देखें तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विचार करने से इनकार कर दिया। मैंने शुरू में ये बताया था कि विचार करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, उसके बाद महाबोधि मंदिर पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। नहीं, संगमरमर से नहीं, मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर गुप्त काल में ये किससे बना हुआ था? तो ईंट से बना हुआ था। ठीक है, निर्मित है। और 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद भी यह अक्षुण्ण रहा है। नहीं, अक्षुण्ण नहीं, मतलब धीरे धीरे मैंने बताया था कि पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, और 5वीं 6वीं शताब्दी में उत्तर गुप्त काल में जो है इसका निर्माण पूर्णतः जो है वो किससे हुआ था? तो ईंट से हुआ है, संगमरमर से नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा और 1 2 सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, केवल 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मुझे आप बताइएगा कि जो वीडियो का लेंथ है वो कैसे रखना है? ठीक है, मतलब लॉन्ग रखना है या फिर जैसे 30 मिनट तक के आसपास में रखना है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, उसी के अनुरूप, या फिर लॉन्ग में जैसे 1 घंटा तक वीडियो चलने दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को हम लोग क्या कर सकें? कवर कर सकें, क्योंकि समय कम है ना। तो कम समय में जुलाई 2025 से लेकर के जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए उस महीने तक के करंट अफेयर्स को कवर करना, तो उसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि लॉन्ग वीडियो ही हमारे लिए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, जैसा होगा आप हमें बताएंगे। तो छोटा छोटा वैसे में क्या होता है कि देखने में भी आसानी रहती है। तो चलिए, अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्या बोला गया है, मिथिला क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। तो मिथिला क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है ना, तो हमें मिथिला क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। अब ये मिथिला क्षेत्र देखिए, सबसे पहले तो जो इसका भौगोलिक सीमा है वो जान लीजिए। ये जो है तिरहुत के नाम से भी जाना जाता है मिथिला को। ठीक है, जो कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। और मिथिला के पूर्व में अगर देखेंगे तो आपको महानंदा नदी देखने को मिल जाएगा।
दक्षिण में जो है गंगा देखने को मिल जाएगा और पश्चिम में गंडक, ठीक है, पश्चिम में गंडक नदी और उत्तर में आपको हिमालय की तराई से ये पूरा मिथिला क्षेत्र क्या है, घिरा हुआ है। और इस मिथिला क्षेत्र में कौन कौन से आपका ज़िला आते हैं, जो जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, उसके बाद आपका समस्तीपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, वैशाली हो गया, ये सब ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और चंपारण हो गया, भागलपुर, मुंगेर का, इन तीनों ज़िलों का भी क्या होता है, कुछ हिस्से इस मिथिला क्षेत्र में शामिल होती है। तो इनकी पहचान क्या है, पहचान यही कि इसकी मूल भाषा मैथिली है, जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। और ऐसा माना जाता है कि मिथिला नाम जो है वो पौराणिक राजा जो मिति से लिया गया, और मिति का अर्थ होता है मिट्टी, यानी कि मृदा का प्रतीक है, ठीक है। और मिथिला की जो प्राचीन राजधानी जनकपुर थी, जो नेपाल के, है ना, धनुषा ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा, नेपाल के धनुषा ज़िले में। और इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी, याद रखेंगे, जनकपुरी, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। दक्षिण मिथिला में स्थित वैशाली जैन धर्म के 24 में जो तीर्थकर थे उनका नाम क्या था, महावीर स्वामी, है ना, उनका जन्मस्थली है। उसी तरह से ऐसा भी माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो अपने जीवन का कुछ हिस्सा मिथिला क्षेत्र में बिताया था, जहाँ पर उन्होंने उपदेश भी दिए और विद्वानों से उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, संवाद भी किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जैसे मिथिला की अपनी भाषा है, यहाँ का अपना क्या है, पारंपरिक टोपी यानी कि पाग है, लोक नृत्य है, त्यौहार है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन है जो यहाँ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, मधुबनी पेंटिंग, है ना, मधुबनी कला, जो कि एक लोक चित्रकला परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो जीवंत है और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को ये क्या करती है, दर्शाती है, जिसमें शामिल है आपका प्रकृति, पशु, सामाजिक जीवन, है ना। और इसमें प्राकृतिक रंगों और साथ में ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया जाता है। और इस सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण इसके जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का भी दर्जा क्या है, प्राप्त है मधुबनी पेंटिंग को, ठीक है। और यहाँ पर कृषि अगर देखें मिथिला क्षेत्र में, तो मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा, मखाना मिल जाएगा। मखाना के बारे में हमने डिटेल से ऑलरेडी पिछले कक्षा में, मतलब जो पहले के क्लास में मैंने बताया हुआ है, तो आप वो एमसीक्यू वाली सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, मखाना जिसको फॉक्स नेट के नाम से भी जाना जाता है, और मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख रूप से जलीय फसल है, ठीक है। और बिहार और नेपाल के जो आर्द्र भूमि है उस क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। और मिथिला का जो मखाना है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपने मिथिला क्षेत्र के बारे में अच्छे तरीके से जान गए हैं। अब चलिए, अगर आप जान गए तो अब इस वीडियो को आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। चलिए, इसको बोला गया है, देखिए क्वेश्चन बोला गया है, ये भी देखना है आपको, ठीक है, एग्जाम में। गलत युग्मों का चयन करें, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो उस अनुसार से देखिए, मिथिला नाम की व्युत्पत्ति राजा मिति से, जिसका अर्थ मृदा होता है, ये सही है, मतलब ये है ना, सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा देखिए, प्राचीन मिथिला की राजधानी वैशाली, वर्तमान में बिहार। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन मिथिला है उसकी राजधानी कहाँ पर है, जनकपुरी थी, ना कि वैशाली। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन 2, ठीक है। तीसरा देखिए, मधुबनी पेंटिंग के बारे में, इसे जीआई टैग है, प्राकृतिक रंग और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग, ये भी सही है। और मिथिला मखाना फॉक्सनट के नाम से जाना जाता है, इसको जीआई प्राप्त है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, गलत। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, गलत युग्मों का चयन करें तो गलत कौन सा है, 2। मिथिला, प्राचीन मिथिला की राजधानी वैशाली, वैशाली नहीं होगा, क्या होगा, जनकपुर ही होगा, ठीक है, जनकपुर, ठीक है। जो कहाँ पर बताए थे कि नेपाल के धनुषा जिले में स्थित है, नेपाल के धनुषा जिले में स्थित है, ठीक है। आई होप मित्र आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ना टोटल इसमें जो है आप देख सकते हैं, मैंने टोटल 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। पूरा जून महीने का आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल आप देखेंगे 30 क्वेश्चन मैंने पूरा, जितना भी आपका जितना एमसीक्यू बन सकता है करंट अफेयर्स के न्यूज़ के थ्रू, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पे रिपीटेड मिलेगा थोड़ा डिटेल्स में, और लेंदी क्वेश्चन बनाए हुए हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। और कुछ मैंने मेंस के भी क्वेश्चन, जैसे देखिए ये
है ना। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री कलाकार योजना और पुराना धाम विकास परियोजना बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास के किन किन आयामों को स्पर्श करते हैं। इन योजनाओं की सफलता हेतु प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा एक सतत विकास रणनीति सुझाइए। फिर इसका मोड आंसर भी है, ठीक है। तो आपको ये PDF यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही ये वीडियो होगा आप हमें एक चीज़ बताइए कि वीडियो की लंबाई को बड़ा रखना है या फिर जैसे ये अभी डिस्कस किए, पहले करंट अफेयर डिस्कस किए, उसके बाद फिर जो MCQ है उसको सॉल्व किए, या फिर डायरेक्ट MCQ को सॉल्व कर दें, करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं करें। तो करंट अफेयर्स को अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो MCQ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, है ना। और एग्ज़ाम अब थोड़ा डीपली तरीके से पूछ रहा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। जैसे आपने अभी AEDO का क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चन का लेंथ था वो क्या था, बड़ा बड़ा था। तो और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डीपली तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये एक दिखाने के लिए सैंपल तरह से आप समझ सकते हैं कि यह एक वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे और आपको अगर कुछ सुझाव देना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी दे सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, और इसमें क्या इम्प्रूव करना है, क्योंकि कल से फिर ये कंटिन्यू 5 क्वेश्चन हो गया तो छठे क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कल का जो वीडियो आएगा उसमें मैं प्रयास करूँगा कि 30 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके साथ साझा कर देखूँ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। और मेंस के लिए भी टॉपिक आएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आनी है, तो आप अपने मित्रों के साथ साझा करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।